हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 1857 के रिवोल्ट यानी कि सैनिक विद्रोह, जो कि एक बड़ा ही व्यापक विद्रोह था, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉपिक का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। इसमें सबसे पहले तो आपको एक बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको एक फोटो दिया गया है। इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि सैनिक और किसान किस तरह से अपनी ताकत जुटा रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चित्र 1, सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए। यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। और फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है नीतियाँ और लोग। नीतियाँ और लोगों के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उनका लोग किस तरह से विरोध करते हैं। ये भी हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है कि जब कुछ नीतियां ऐसी होती है जो उनके हित के विपरीत बन जाती है या फिर उनकी संस्कृति का उससे नाश होता है, ठीक है, तो फिर लोग उनका विरोध करने लगते हैं उन नीतियों का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, नवाबों की छिनती सत्ता। किस तरह से नवाबों की सत्ता छीन रही थी वो देखिए। 18वीं सदी के मध्य में ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये सब किया जा रहा था दोस्तों। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए बेटे को राजा मान ले। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि वे उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। उनकी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा, उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाही नेक्स्ट टॉपिक है। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी।
कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी अलग वजह थी। ठीक है, वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, और क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। और इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांवों की हालात से परेशान भी थे सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे और वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। ठीक है, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया और 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसे ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। जनता की नज़र। नेक्स्ट टॉपिक है जनता की नज़र। उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़ें। लोग क्या सोच रहे थे इनके बारे में, वो यहाँ से हम पढ़ेंगे। ये है स्रोत 1। ये क्या है? 84 नियमों की सूची, इसका टॉपिक है। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए। ठीक है, विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारियों की मौजूदगी में यह ऐलान कर दिया है कि सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। ठीक है, तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। इस तरह की बात कहते हैं जो सिपाही उनसे मिलते हैं विष्णु भट्ट गोडसे से वे। ठीक है, नेक्स्ट जो स्रोत है स्रोत नंबर 2। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है।
सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने सीताराम की आंखों के सामने ही उसे मार डाला। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नोरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिसका नोरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित कराया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें, ठीक है, अगर सिपाही मिलकर काम करें तो इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। ठीक है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल का इस्तेमाल करने का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनी में भेजा था। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैली कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे कि जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चले जाने का हिदायत दिया। तो इस तरह से इनका जो स्रोत है उनसे पता चलता है। ठीक है, इनका जो संस्मरण है उससे पता चलता है। तो हम एक बार देख लेते हैं किनका संस्मरण है। सीताराम पांडे का। हालांकि इसका जो बेटा था वो भी मारा जाता है। इसके आंखों के सामने अंग्रेज उसे मार देते हैं क्योंकि वो सिपाही विद्रोह में शामिल था। ठीक है, चलिए अब हम नीचे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसके बाद के टॉपिक में। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में लिखा गया है सिपाही विद्रोह एक जन विद्रोह बन गया। ठीक है, यहाँ पे साइड में आपको सैनिक विद्रोह का अर्थ समझाया गया है। यहाँ लिखा गया है जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसको सैनिक विद्रोह कहा जाता है। और इस टॉपिक में लिखा गया है दोस्तों सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया था। चलिए देखते हैं कि ये जन विद्रोह कैसे बना। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगते हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय भी देना पड़ता है। ठीक है, भारत के उत्तरी भाग में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी।
फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने पूरे भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था 1857 का। मेरठ से दिल्ली तक ये लोग कैसे जाते हैं? 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1857, ठीक है, यहाँ पे हम इसको रेड से कलर कर देते हैं, 8 अप्रैल 1857, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। 1857 को 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया मंगल पांडे को। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया और वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया, ठीक है। 9 मई को जेल में डाल दिया गया था और 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर सबको आजाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फिरंगी किसको बोला जा रहा है। फिरंगी का मतलब होता है विदेशी, और इस शब्द को एक अपमान का भाव आता है इस शब्द से, ठीक है, इसलिए ये लोग फिरंगी कहते थे। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश में शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई को रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। 10 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं मेरठ से, ठीक है, सुबह सुबह 10 मई की रात को जाते हैं और उसके बाद सुबह सुबह ये लोग पहुंच जाते हैं। फिर क्या है, जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए और देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए और वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर वे चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद भी नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ ही समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बादशाह बहादुर शाह जफर ने
बगावत को सीधा समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाने के लिए कोई रास्ता दिखाने लगता है तो उनका उत्साह और साहस दोनों बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद और आत्मविश्वास भी मिलता है। बगावत फैलने लगी। नेक्स्ट टॉपिक। बगावत कैसे फैली? तो जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं भी विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार नहीं थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। ठीक है, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजीस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बिरजीस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया और उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मंडाला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी और बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। ठीक है, 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा और उस टेलीग्राम में क्या था? हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से वो भेजता है टेलीग्राम। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उन्होंने उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है और इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई की। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। यह है वीर कुंवर सिंह। ठीक है, यहाँ चित्र दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई का।
यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती हैं जिन्होंने दिल्ली के लाल किले और सलीमगढ़ किले पर कब्जा किया हुआ था। यहाँ पे भी युद्ध हो रहा है। यहाँ पे भी आप युद्ध का तस्वीर देख सकते हैं। विरोधी सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। यहाँ पे जब मेरठ से दिल्ली जाते हैं विरोधी सिपाही, तो इस तरह से जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि किस तरह से विद्रोहियों ने, जो उस समय उनको विद्रोही कहा जा सकता है लेकिन अभी हम उनको स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। ठीक है, तो इन स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरह से विरोध किया, लड़ाई लड़ी और युद्ध किया। ठीक है, कूच किया दूसरे जगहों पर। अब हम देखेंगे कि कंपनी का पलटवार क्या था। ठीक है, कंपनी ने किस तरह से विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। ठीक है, इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए और विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनके आंखों के सामने गोली मार दी गई और बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेज फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। इसी तरह से कई स्वतंत्रता सेनानी 1857 के विद्रोह के बाद मारे गए। जैसे यहाँ देखिए, तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोहियों की ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, विद्रोह के बाद के सालों में क्या हुआ? अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था और लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शासन चलाती थी, लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद यहाँ का जो नियंत्रण है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला गया और वहां से एक अफसर को भारत के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है,
उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा भी सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसरॉय का ओहदा मिल गया। जो गवर्नर जनरल था अब वायसरॉय कहलाने लगा। ठीक है, इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। सेकंड बदलाव क्या हुआ, तो देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने का भी छूट दे दी गई। ठीक है, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा बदलाव यह था कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ बदलाव किया गया दोस्तों वो ये था कि मुसलमानों को जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। मुसलमानों की संपत्ति और जमीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। ठीक है, पांचवा बदलाव क्या किया गया कि अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। छठवां बदलाव क्या था कि भूस्वामियों व जमींदारों की रक्षा करने के लिए भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को अस्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। ठीक है, इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। ठीक है, इससे पहले का जो ब्रिटिश शासन था भारत में वो एक अलग तरह का था। ठीक है, लेकिन 1857 के बाद ये जो 1857 का जो रिवोल्ट था, विद्रोह था, ये एक बहुत ही व्यापक पैमाने पर विद्रोह था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। ठीक है, इसके बाद भारत में विद्रोह का सिलसिला चलता रहा, आंदोलनों का सिलसिला चलता रहा 1947 तक, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता और अंततः 1947 में भारत आजाद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक मैप दिया गया है। इस मैप में लिखा है उत्तरी भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र। यहाँ पे रेड कलर से जो दिया गया है वो मुख्य केंद्र है। ठीक है, उत्तरी भारत में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, दिल्ली। पेन से हम पॉइंट आउट करके देखते हैं ताकि हमें याद रहे। ये फैजाबाद हो गया। ठीक है, उसके बाद ये कानपुर हो गया, उसके सामने ये यहाँ पे लखनऊ है, नीचे में अगर आप देखें तो झांसी है मुख्य केंद्र जो है। उसके बाद यहाँ ऊपर अगर आप देखें तो बरेली है, फिर यहाँ पे मेरठ है। ठीक है, सबसे पहले यही मेरठ से दिल्ली गया था। ठीक है, मेरठ में प्लानिंग बनाया, उसके बाद दिल्ली चल गया। दिल्ली जाने के बाद दिल्ली में भी विद्रोह किया गया अंग्रेजी सेना के खिलाफ और यहाँ पे बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 10 तारीख को 10 मार्च 1857 को। उसके बाद यहाँ से सभी जगह पे लेटर लिखा गया बहादुर शाह जफर के द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि विद्रोह फैल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ स्रोत दिया गया है दोस्तों। खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी। ये खुर्दा संग्राम का एक पूरा का पूरा स्रोत दिया गया है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये खुर्दा संग्राम क्या है, तो 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था।
खुर्दा, जो एक उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों यानी जिसमें से 60 बड़े थे और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। ठीक है, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनाओं को और जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव इस दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया था। परंतु 1803 में उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्यवाही करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणामतः ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया, सांत्वना के रूप में नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का एकमात्र दशमांश था 1/10 था। ठीक है, अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया तथा उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से उड़ीसा में दमनकारी विदेश शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1857 में गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्ति जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग जो पाइक के नाम से जाने जाते थे, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति के भयावहता राजस्व की मांग के अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 से 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों की भुगतान की क्षमता को अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांग में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि उड़ीसा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती है। बकायेदारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेना नायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्रायः 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों से स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया था। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी, वे थी कि अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन और इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था और जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। नेक्स्ट असंतोष का कारण ये था कि स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल में अनुपयुक्त जमींदारों का आगमन हुआ। इनके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया और 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया।
और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए, जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान भी शुरुआत किया गया। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10,000 पाइकों और कंध जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया गया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बक्सी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमरवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भी फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिनडल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बक्सी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाइयां चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए और कई पाइक घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 में खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया, परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बक्सी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा। जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया 1825 में, इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया और नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जानकारी दिया गया और 26,000 रुपए के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। संक्षेप में ओडिशा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना इसे कमतर आंकना होगा, जबकि एक जन विद्रोह की तरह यह भी फैल गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट अन्यत्र दिया गया है। इसमें लिखा गया है टॉपिक जो है परम शांति के एक स्वर्गीय साम्राज्य के खातिर। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था और यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। जांग जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इसी विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हांग जिकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाए, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब का सेवन तथा जुए, वैश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए
किंग साम्राज्य के बादशाह को भी काफ़ी मदद दी। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। और आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इनके कई नेता थे, किस तरह से विद्रोह हुआ और कौन कौन से स्रोत से हमें किस तरह की जानकारियाँ मिलती है, इन सभी को हमने देखा। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद क्या होता है, इन सभी को हमने देखा। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।